हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम इन माय क्लास माइक्रोस क्लासेस। तो आज हम यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड पार्ट थर्ड इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर इसके ऊपर दिए। अगर आप नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन दोनों लेक्चर को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो कॉन्शियसनेस है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे तो कॉन्शियसनेस क्या है। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म पढ़ा था। वहाँ पे मैंने बताया कि कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के पार्ट हैं। और मेटाबॉलिज्म जो है एक हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उससे पहले वाले लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखा था। तो ये ये 2 लेक्चर है जो आप ज़रूर देखिए। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक हम स्टडी करते हैं, तो हम क्या देखते हैं अपने सराउंडिंग में। हमारे सराउंडिंग में कोई भी चीज़ जो है अगर चेंज होती है तो हमारी बॉडी उसको सेंस कर लेती है। तो सिर्फ हमारी बॉडी नहीं, जितनी भी लिविंग थिंग्स है सारी चीज़ें उस चेंज को जो है या उस पर्टिकुलर दूसरे ऑब्जेक्ट को सेंस करती है। तो ये जो फीचर है उसे हम बोलते हैं सेंस देयर सराउंडिंग एंड इन्वायरमेंट, एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग एंड इन्वायरमेंट। जो ये सेंस करने की एबिलिटी है सराउंडिंग और इन्वायरमेंट की, उसे हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। हम सेंस करके उसके प्रति अपना रिस्पॉन्स भी देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी रिस्पॉन्स भी देती है। हमारी बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है वो सिर्फ सेंस ही नहीं करती, उसको रिस्पॉन्स देती है। जो चीज़ जिसके लिए रिस्पॉन्स देती है उसे हम यूज करते हैं इन्वायरमेंटल स्टिम्युली या इन्वायरमेंटल क्यूज। अब क्या है कि जो हमारा इन्वायरमेंटल क्यूज या स्टिम्युली है वो 3 तरीके से हो सकते हैं। कोई फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है या बायोलॉजिकल हो सकता है। मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो कि फिजिकल चीज़ बदल जाए, जैसे टेम्परेचर का बदल जाना, प्रेशर का बदल जाना, तो ये क्या है, ये फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारा अबायोटिक फैक्टर के रूप में। दूसरा, किसी केमिकल का होना, किसी केमिकल के प्रति रिस्पॉन्स देना। जैसे अगर कोई एसिड गिर गया तो हम उससे पीछे हटते हैं, उस एसिड से बचने की कोशिश करते हैं। कुछ बायोलॉजिकल स्टिम्युली है जो कि बायोलॉजिकल हो सकती है, जैसे कोई भी एनिमल हो सकता है हमारे सामने आ जाए तो हम उसको सेंस कर लेते हैं और उसके प्रति अपना एक रिस्पॉन्स देते हैं। ये कॉन्शियसनेस कहलाता है। यही रिस्पॉन्स जब ख़त्म हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग पैरालाइज्ड हो गया या पैरालिसिस में चला गया। मतलब क्या हो गया कि वो सराउंडिंग के स्टिम्युलस या क्यूज को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। हमारी बॉडी जिस भी ऑर्गन से इन सब चीज़ों को सेंस करती है उस ऑर्गन को हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। जैसे हमारे पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा नर्वस सिस्टम का जो सेंसरी न्यूरॉन है वो सेंस करने में यूज़ की जाती है। अब ये तो हो गया हमारे केस में या एनिमल के केस में। प्लांट जो है वो भी एक्सटर्नल फैक्टर को सेंस करते हैं, जैसे लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है। इसके अलावा अदर ऑर्गेनिज्म और पॉल्यूटेंट्स को भी प्लांट हमारे रिस्पॉन्स करते हैं, उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उसे उसके प्रति उसको सेंस करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आपको पता होगा कि लाइट जो है, लाइट की तरफ प्लांट मूव करता है। जो प्लांट की ग्रोथ है वो सनलाइट की तरफ होती है, वाटर की तरफ भी होती है। तो ये अगर कोई भी प्रोसेस किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ हो, जैसे हमने कहा कि लाइट का जो है मतलब प्लांट का जो अपर पार्ट है वो लाइट की तरफ मूव करे, मतलब उसका डायरेक्शन किधर होगा, लाइट की तरफ होगा। तो अगर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का मूवमेंट किसी एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में होता है तो उसके लिए यूज करते हैं हम ट्रॉपिज्म। तो अगर लाइट की तरफ कोई भी मूवमेंट हो रही है तो उसे बोलेंगे हम फोटोट्रॉपिज्म। अगर वाटर की तरफ हो रही है तो उसे बोलेंगे हम हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगर टेम्परेचर की तरफ हो रही है तो उसे बोलेंगे थर्मोट्रॉपिज्म। अगर ग्रेविटी की तरफ हो रही है तो जियोट्रॉपिज्म। अब डिपेंड करता है कि एनिमल जो है सेंस कैसे कर रहा। अगर कोई भी मूवमेंट पर्टिकुलर चीज़ की तरफ अगर फिक्स्ड पोजीशन पे मूवमेंट हो रही है और अगर उसके तरफ हो रही है तो उसे हम पॉजिटिव मूवमेंट बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, मतलब मूवमेंट ऑफ द प्लांट टुवार्ड्स द सनलाइट। अगर उसके जस्ट निगेटिव होती है तो उसे निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। जैसे प्लांट का सूट पार्ट जो है वो कहाँ होता है, फोटोट्रॉपिज्म होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन जो रूट पार्ट है उसका मूवमेंट क्या होता है, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म या पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म।
तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। वाटर के लिए हाइड्रो यूज करेंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया, मतलब प्लांट भी जो है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर को सेंस करता है। प्लांट के इसी फीचर का यूज जो है हम करते हैं पॉल्यूटेंट्स का पता लगाने के लिए कि अगर किसी भी मेराइन एनवायरनमेंट में अगर एल्गा ज़्यादा है और कम है तो ये ज़्यादा या कम होना पॉल्यूशन का इंडिकेशन करता है कि उसमें कितनी पॉल्यूटेंट की मात्रा है। तो एज अ इन्वायरमेंटल इंडिकेटर के रूप में हम प्लांट का यूज़ करते हैं। वहाँ पे प्लांट का कौन सा फीचर यूज होता है? कॉन्शियसनेस का फीचर यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह एक लिविंग थिंग्स है। दूसरा हम देखते हैं कि सिर्फ हम और प्लांट ही नहीं, प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट तक सबके सब जो हैं सेंस करते हैं। जैसे अमीबा का मूवमेंट फूड की तरफ होना वो उसकी कॉन्शियसनेस को दिखाता है। अमीबा का डेंजर से दूर जाना ये उसका कॉन्शियसनेस दिखाता है कि वो इन्वायरमेंटल क्यूज को क्या कर रहा है? रिस्पॉन्ड दे रहा, उसे सेंस कर रहा, उसे रिस्पॉन्ड दे रहा। एक हमारा है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट जितनी देर तक रहती है पर्टिकुलर ड्यूरेशन को उसे हम फोटो पीरियड बोलते हैं। फोटो पीरियड जो है ये रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट डालता है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन हार्मोन पे डिपेंड करते हैं। हार्मोन का रिलीज होना और ना होना वो फोटो पीरियड पे डिपेंड होता है। तो प्लांट और जो एनिमल है वो दोनों के रिप्रोडक्शन अफेक्टेड होते हैं फोटो पीरियड से, मतलब ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट से। ह्यूमन बीइंग एक ऐसा एनिमल है जो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ साथ बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को सेंस करता है, और इस फीचर को, बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को के सेंस करने के फीचर को हम सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। मतलब क्या है कि एनिमल ह्यूमन बीइंग के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस की फीचर होती है जो कि अदर ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल हट के दिखाती है। ओनली ऑर्गेनिज्म विच हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। यहाँ तक आपको समझ गए होंगे। तो हमने जो है स्टडी की है वो क्या किया है? मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, ये दोनों के दोनों सिर्फ लिविंग बीइंग में ही होते हैं, इसलिए इसे हम डिफाइनिंग लिविंग कैरेक्टर बोलते हैं। इसके अलावा हमने क्या किया था? रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर के अंदर रखे गए हैं क्योंकि इसके ऊपर डिबेट्स या कुछ कन्फ्यूज़न या कुछ डाउट्स हैं कि इसको कैसे हम अलग कर सकते हैं। तो मतलब उस डाउट्स को अगर कंसीडर करते हैं तो हम वहाँ पे एक पॉइंट पे जाके मिसलीड हो जाते हैं। तो इसलिए उसे नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर के अंदर रखा गया और डिफाइनिंग कैरेक्टर के अंदर मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस रखा गया। एक शब्द आता है इंट्रैक्शन। जैसे हमने कहा कि हमारी बॉडी जो है सेल की बनी है, पर अगर सेल जो है मॉलिक्यूल का बना हुआ है तो मॉलिक्यूल तो नॉन लिविंग है। मॉलिक्यूल में तो कोई होता नहीं, अगर लिविंग होती तो मॉलिक्यूल में ग्रोथ होना चाहिए। तो ये मतलब जो लिविंग कैरेक्टर इमर्ज हुए वो कब हुए? लिविंग कैरेक्टर इमर्ज हुए जब सेल के बीच में कम्युनिकेशन हुआ, सेल का सेल के साथ, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के साथ। तो ये जो हमारा फिनोमिना है कम्युनिकेशन की, इससे के लिए टर्म यूज करते हैं हम इंट्रैक्शन का। इट इज द फिनोमिना इन विच वन सेल कम्युनिकेट विद द अदर सेल। एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करता है और ड्यूरिंग दिस कम्युनिकेशन जो है एक प्रॉपर्टी इमर्जेंस होती है, वो चाहे किसी लेवल की बात कर ले। जैसे मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंटरेक्ट हो गया, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल आपस में हुए, उससे सेल बना। सेल आपस में कम्युनिकेट करके टिश्यू बनाया, टिश्यू आपस में कम्युनिकेट करके ऑर्गन बनाया, ऑर्गन आपस में कम्युनिकेट करके ऑर्गन सिस्टम बनाया, ऑर्गन सिस्टम जो है पूरी की पूरी बॉडी बनाया, ह्यूमन बॉडी बनाया। तो ये क्या हुआ कि पर्टिकुलर एक कैरेक्टर पे जब कम्युनिकेशन बढ़े, इंट्रैक्शन बढ़ा, तो प्रॉपर्टीज आई, इमर्जेंट हुई, एक प्रॉपर्टीज इवॉल्व हुई। तो इंट्रैक्शन जो है वो क्या करता है? एक प्रॉपर्टीज को हमेशा इंक्रीज करता है। अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाते हैं तो कम्युनिकेशन बढ़ाने से आपकी इन्फॉर्मेशन इमर्ज होती रहेगी, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इवॉल्व होती ही रहेगी। तो इंट्रैक्शन जो है, ये जो टर्म या फिनोमिना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर इवॉल्विंग मतलब लिविंग कैरेक्टर के इवॉल्विंग के लिए ये इंट्रैक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो है अभी तक इस लेक्चर में जितना अभी तक तीसरे पुराने 2 लेक्चर और इस पूरे को मिला के जो हमने स्टडी की वो हमने की कैरेक्टर ऑफ द लिविंग थिंग्स। 2 तरह के थे, डिफाइनिंग कैरेक्टर
नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर कौन कैरेक्टर है जिसमें थोड़े डाउट्स हैं, जो कि मतलब जो कैरेक्टर नॉन लिविंग थिंग्स भी रखते हैं, लेकिन एक मतलब लिविंग थिंग्स से अपोजिट जस्ट दूसरी तरह रखते हैं, लेकिन कुछ न कुछ फीचर है जिसे हम एक नॉर्मल रूप से मतलब डाउट के रूप में क्लियर, डाउट आता ही है हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, तो वो कैरेक्टर जो है वो है ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन। डिफाइनिंग कैरेक्टर जो है मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस पढ़ा था, कॉन्शियसनेस है। यहाँ पे ग्रोथ जो है, ग्रोथ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ हमने बताया था, ग्रोथ इंक्रीज इन द नंबर और इंक्रीज इन द मास। डेवलपमेंट क्या है, पूरी बॉडी का डेवलप होना, वो डेवलपमेंट किसी भी तरह हो सकता है, ब्लड सेल का होना या किसी भी तरह का डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम ऑफ द टोटल केमिकल रिएक्शन विच इज अकर इन द सेल। कॉन्शियसनेस क्या होता है, एबिलिटी टू सेंस द environmental cues and response with respect to this या that cues is known as a consciousness। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। तो इतना आपने समझ गए, तो आज हम इसको पूरी तरह समराइज करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटरी, इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिम्युली। क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होती है। सेल्फ रेगुलेटरी इंटरेक्टिव सिस्टम होती है, सेल जो है सेल्फ रेगुलेटरी है, वो पूरी बॉडी को रेगुलेट करती है। दूसरा क्या है इसके, और एक्सटर्नल स्टिम्युली या इन्वायरमेंटल क्यूज के प्रति रिस्पॉन्ड करने में की कैपेसिटी होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम हमारे लेक्चर मिलते रहे। अगर आपने मेरे लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने साइंस से लेके आज तक बायोलॉजी के लगभग 22-23 लेक्चर डाले। अगर आप 12th में हैं तो भी आप 9th-10th के लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे। क्योंकि जो पास्ट के जो 9th-10th के कंसेप्ट अगर वो आपके क्लियर नहीं हैं तो 12th के कंसेप्ट क्लियर होने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो आप वीडियो ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, डिस्क्रिप्शन में जाके जो मैंने फ्लो चार्ट इसमें दे रखा है वो मैंने एज अ PDF प्रोवाइड किया, आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको पेपर के दौरान याद करने के लिए कम समय में आपकी टाइम बचत होगी और आप रिवीजन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।